क्या वाकई मुज्तबा खामनेई को कुछ हो चुका है, या क्या वाकई मुज्तबा खामनेई शहीद हो चुके हैं, या ईरान कोई बहुत बड़ी चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया से। दरअसल ईरान के अंदर एक शहर है मशहद। उस मशहद शहर में ईरान ने अपने शहीदों का पोस्टर लगाया और इस शहीदों के पोस्टर में मुज्तबा खामनेई का फ़ोटो भी शामिल है। आप इस फ़ोटो को गौर से देखो। इस फ़ोटो में आपको सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई सहित कई सारे लीडर्स का फ़ोटो दिखाई देगा और इसी फ़ोटो में राइट साइड में ऊपर की ओर एक बहुत छोटा सा मुज्तबा खामनेई का फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है। आप इसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। जब से ईरान ने अपने मशहद शहर में अपने शहीदों के फ़ोटो में मुज्तबा खामनेई की फ़ोटो को शामिल किया, तब से मुज्तबा खामनेई को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। क्या ईरान ऐसा करके कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर सच में मुज्तबा खामनेई शहीद हो चुके हैं? हालांकि ये बात बिल्कुल सच है। अब तक मुज्तबा खामनेई का किसी भी तरह का कोई वीडियो, कोई क्लिप और किसी भी तरह की कोई रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने नहीं आई है। ईरान की तरफ से सिर्फ एक बार मुज्तबा खामनेई का एक वीडियो लॉन्च किया गया था, जिसमें मुज्तबा खामनेई वॉर रूम में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब पता नहीं वो वीडियो अभी हाल फिलहाल का था या फिर कोई पुराना वीडियो था। सवाल फिर भी वही बने हुए है कि मुज्तबा खामनेई जीवित है या फिर शहीद हो चुके हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल ने ये दावा किया था कि मुज्तबा खामनेई पहले से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनके एक पाँव का 3 बार ऑपरेशन हुआ और उनके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट हो चुकी। यहाँ तक कि इजराइल ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि मुज्तबा खामनेई को फ्यूचर में प्लास्टिक सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईरान मुज्तबा खामनेई के फ़ोटो शहीदों के पोस्टर में लगा के मुज्तबा खामनेई को दुनिया से छिपाना चाह रही हो। फिलहाल असली सच्चाई क्या है, ये बात तो ईरान ही जानता है। वहीं इसराइल के तेल अवीव के अंदर हज़ारों की संख्या में यहूदी सड़कों पर आ गए और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हम पर हमला किया था, जिस हमलों में हमारे कई सारे बंधक हमास अपने साथ ले गया था, आखिर वो हुआ कैसे था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी जाँच की जाए। और यहाँ तक कि ये प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से उसकी कुर्सी छीनने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, इजराइल और अमेरिका ये दोनों ऐसे देश है, ये दोनों देश अपनी सिक्योरिटी का पूरी दुनिया में डंका बजाते हैं कि हम ऐसे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसे है, हमारी फ़ौज ऐसी है, हमारे हथियार वैसे है। लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर जो कुछ कल हुआ, उसने भी अमेरिका की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए है। कैसे कोई हथियार लेकर इतनी भारी सिक्योरिटी के होने के बावजूद कैसे ट्रंप पर या किसी भी नेता पर हमले करने की सोच सकता है, इतनी भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद। हालांकि जब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने हत्याओं का अध्ययन किया है, वे हमेशा सबसे प्रभावशील लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। यानी अपने आप को अब्राहम लिंकन से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कंपेयर कर रहा है। आगे कहा, वे उन लोगों के पीछे नहीं पड़ते जो ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन सवाल वही बने हुए है कि कैसे इतनी भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद अमेरिका के अंदर, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर कोई एक लड़ाका कई सारे हथियार लेकर घुस सकता है। और वही सवाल इजराइल के लोग भी नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके आकर हमारे बंधकों को यहाँ से लेकर चले गए, जबकि इजराइल यहाँ तक दावा करता है कि इजराइल में कोई परिंदा तक नहीं घुस सकता। आयरन डोम को लेकर भी इजराइल इसी तरह के दावे करता था कि हमारे अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ईरान के साथ जैसे ये युद्ध हुआ तो आयरन डोम कहाँ है किसी को नहीं पता। फिलहाल इजराइल के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू से जवाब मांग रहे हैं 7 अक्टूबर को हुए हमले का। अब देखिए, नेतन्याहू के बस का तो है नहीं कि उनको जवाब दे सके। इसी चीज़ को देखते हुए आईडीएफ ने पोस्ट किया और कहा कि हमने हमास के कई सारे आतंकी मार दिए हैं और हमने हमास का एक वो लड़ाका भी मारा जो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था, जिसका नाम था हाजेम रामी अली एदी। यानी अपनी देश की जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है, ये बात इजरायली सरकार बहुत अच्छी तरीके से शायद जानती है। आइए अब गाज़ा की भी बात कर लेते हैं। दरअसल गाज़ा के अंदर इजराइल ने अपने हर तरह के संभव प्रयास किए कि कैसे गाज़ा की पूरी जनरेशन को ख़त्म कर दिया जाए। और अब गाज़ा के अंदर इजराइल कितना घिनौना काम कर रहा है, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। दरअसल गाज़ा के अंदर एक रिफ्यूजी कैंप के पास आज इजराइल का ड्रोन आकर गिरा और वो ड्रोन काफ़ी मात्रा में ड्रग्स अपने साथ ले रहा था। जब गाज़ा के लोग उस ड्रोन के पास पहुंचे तो उनको भारी मात्रा में उस ड्रोन में बंधे नशीले पदार्थ मिले। यानी इजराइल चाहता है कि गाज़ा के लोग इस नशीले पदार्थ को पीकर उनको नशे की आदत लग जाए। गाज़ा के अंदर इजराइल ने अपने हर तरह के संभव प्रयास कर लिया है। उनको मारा, उनको कत्ल किया, उनको घर से बेदखल किया। और ये तो आप जानते ही है कि गाज़ा के अंदर भूख का आलम कैसा है। और ऐसी भूख में कहीं ना कहीं हो सकता है गाज़ा के लोग मजबूरन इसको पी ले, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बट इजराइल चाहता यही है कि ऐसी भूख की हालत में गाज़ा के लोग इस नशीले पदार्थ को पीना शुरू कर दे और उनको नशे की लत लग जाए। इतना घिनौना काम गाज़ा के अंदर इजराइल कर रहा है।
गाज़ा के अंदर इसराइल इस तरह की चीज़ें लगातार करता रहता है, बट पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अब जब से इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये युद्ध शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया गाज़ा को भूल गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें गाज़ा को नहीं भूलना चाहिए। उधर पता नहीं लेबनान के अंदर किस तरह का सीज़ फायर चल रहा है। आज फिर लेबनान के अंदर इसराइल ने बहुत भारी भरकम के हमले किए। दरअसल लेबनान के ऊपर इसराइल लगातार हमले करता रहता है, लेकिन कल इसराइल के उन्हीं हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक इसराइल के ऊपर किए, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले करने शुरू कर दिए। यानी कि इसराइल की ये आदत है कि इसराइल खुद तो चाहे जितने बड़े बड़े हमले कर दे, लेकिन अगर दूसरी साइड से अगर एक दो रॉकेट भी आना शुरू हो जाए तो बस फिर क्या था, फिर तो इसराइल अपने एयरक्राफ्ट को लेकर जाता है, अपने जंगी जहाज़ों को लेकर जाता है और बमबारी करना शुरू कर देता है। यही चीज़ इसराइल गाज़ा के अंदर भी करता है। गाज़ा के अंदर सीज़ फायर सिर्फ नाम का है। गाज़ा के अंदर सिर्फ इस तरह का सीज़ फायर है कि हमास इसराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा, क्योंकि हमास भी ये बात जानते हैं कि अगर हमास ने इसराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो इसराइल गाज़ा को फिर से बॉम्बार्ड करना शुरू कर देगा, जिस तरीके से लेबनान के साथ कर रहा है। फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे ही है। ईरान अमेरिका की बातचीत भी अभी बीच में लटकी हुई है, किसी भी तरह का कोई हल कहीं पर भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ कुछ खबरें लेकर हाजिर होऊंगा।